अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुदस्सिर इमरान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसमें ही हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है, इसके हवाले से आप चैप्टर नंबर 2 जो है आपका उसमें पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, याद करें उसको। उसमें आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था और नाम से भी जाहिर है कि सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें बॉडी एक सर्कल में मूव करे। क्या करे? वो एक सर्कल में मूव करे। तो इस मोशन को क्या नाम देते हैं हम? सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। सिंपली आपने वहाँ पढ़ा था मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लिखते हैं भी यहाँ पे मोशन of an object in circular is called circular motion। किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पे जो मोशन हो इसको क्या नाम देते हैं हम? सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। चलें इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। फर्ज करें भी आपने एक डोरी के साथ एक पत्थर को बांध लिया। डोरी के साथ क्या किया? एक पत्थर को बांधा है। इसे घुमा के किसी के सर में नहीं मारना, इससे हमने सर्कुलर मोशन को समझना है। आप इसका एक सिरा पत्थर के साथ बांध देते हो और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लेते हो। इसको हाथ में पकड़ के आप ऐसे ऐसे घुमाओ तो क्या होगा? ये स्टोन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। क्या करेगा? एक दायरवी रास्ते पे। ये थोड़ा अंडा सा बन गया, आप इसको सर्कल ही कंसीडर करें। चलें जी, ये क्या करता है? अभी स्टोन एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो ये मोशन है इस सर्कुलर पाथ पे, इस मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं भी इसको? सर्कुलर मोशन। जैसे आप मून की एग्जांपल ले लें। मून ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ये फर्ज करें भी अर्थ है और यहाँ पे मून है। मून ये क्या कर रहा है भी? ये भी अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। इसकी मोशन भी क्या है? सर्कुलर मोशन के। ये भी ज़मीन के गिर्द एक खास दायरे में हरकत करता है। तो इसकी मोशन भी क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखें। अब देखिए, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है। इस बॉडी की एक प्रॉपर्टी इनर्शिया को आप माइंड में लेके आए तो उसके मुताबिक ये पत्थर चाहता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे। क्या चाहता है? ये स्ट्रेट लाइन में। सेम ऐसा ही मून भी ये चाहता है कि ये सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। क्यों? इसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया है और इनर्शिया क्या है? बॉडी टेंड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन और इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी चाहता है, जिस्म की ये कोशिश होती है कि वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मूव करता रहे, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। मतलब अपने अंदर आने वाली चेंज के खिलाफ मज़ाहमत करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले इनर्शिया पढ़ रखी है, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही है। तो इसकी इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसकी ख्वाहिश होती है कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। लेकिन यह क्या करता है? भी दायरे में मूव करता है। अब दायरे में किस वजह से मूव कर रहा है? आप सिंपल कहेंगे भी इसको तो हमने एक रस्सी के साथ बांध रखा है। ये रस्सी क्या करती है? इस पर पुलिंग फोर्स लगाती है। क्या करती है? पुलिंग फोर्स, मतलब इस पे खिंचाव की फोर्स लगाती है। ये पुलिंग फोर्स इस पत्थर को इस सर्कल में हरकत करने पर मजबूर करती है। ऐसा ही होगा ना। देखें, इसकी ये कर रहा है एक सर्कल में मूव। इसकी कोशिश ये होती है कि ये क्या करे भी? स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता रहे। कोशिश की क्या होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अच्छा भी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है ये, लेकिन कर किस में रहा है? सर्कल में। सर्कल में क्यों कर रहा है?
जाहिर होता है कि ये जो डोरी के साथ हमने इसको बांध रखा है, जो स्ट्रिंग है जिसके साथ बांधा हुआ है इसको, ये इस पर पुलिंग फोर्स लगा रही है, इसको खींच रही है दायरे की तरफ। ये बाहर जाना चाहता है, उसको खींच लेती है, दायरे में ले जाती है। यहाँ पे आता है, फिर बाहर जाना चाहता है, इसको फिर दायरे में खींच लेती है। जाहिर हुआ कि ये डोरी इस पर एक पुलिंग फोर्स लगाती है। ये फोर्स करती ये है कि इस पत्थर को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। ये फोर्स क्या करती है? इस बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। तो ये फोर्स जो इस डोरी की वजह से इस बॉडी पे लग रही है और इसको दायरे में हरकत करने पर मजबूर कर रही है, इस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम देते हैं। ये क्या होती है भाई? वो फोर्स जो जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर कर, मतलब जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में है, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम देते हैं। इस केस में इस स्ट्रिंग की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है। इस केस में क्या हो रहा है कि इस रस्सी की वजह से इस स्टोन को सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रही है। इस सेंट्रीपेटल फोर्स के मिलने की वजह से ये क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता रहता है। अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म हो जाए, मतलब ये रस्सी कमज़ोर हो, ये इसको सपोर्ट ना कर सके, तो रस्सी यहाँ से टूट जाएगी। जब आप इसको घुमा रहे हो, रस्सी टूट जाएगी, तो सिंपल सी बात है, स्टोन फिर सर्कल में मूव नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ जाएगा, चाहे वो जाके किसी के सर में ही ना लग जाए, किसी की आंख में लगे, उसकी आंख को फोड़ दे। मतलब जब तक उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रही है तब तक वो सर्कल में है। जैसे ही सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद होगी तो क्या होगा? वो फिर से अपनी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से क्या करेगा? फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो जाहिर हुआ कि यहाँ पे जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये क्या कर रही है? इस स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फराहम कर रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में है। तो अब यहाँ पे सोचे भी, चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, इसके दरमियान कौन सी रस्सी आपको नज़र आ रही है? क्यों भाई? देखिए यहाँ पे तो रस्सी है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। यहाँ पे कौन सी रस्सी है जिसने चांद को पकड़ रखा है? जी चांद को ज़मीन ऐसे पकड़ा हुआ है और उसको खींच के अपने पास इसने किया, ऐसा तो नज़र नहीं आता। फिर सोचें आप लोग कि इसको यहाँ से सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? जी दिमाग लड़ाएं अपना भी। लड़ाने का मतलब ये नहीं आपस में दिमाग मार रहे नहीं आपने, वैसे दिमाग को तेज़ करें और सोचें इस पर कि क्या है कि यहाँ पे तो रस्सी इसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रही है। यहाँ पे ज़मीन और चांद के दरमियान कौन सी रस्सी है जो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स फराहम कर रही है? किस वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स है? सोचें ज़रा इसको। जी माइंड में आई बात कि नहीं? और भाई यहाँ पे जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स ये कहाँ से आती है भाई? इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलती है जो ज़मीन की ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलती है। उस ग्रेविटी ने इस मून को ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रखा है। जैसे सूरज की ग्रेविटी ने ज़मीन को अपने गिर्द रिवॉल्व करने पर मजबूर किया हुआ है। ज़मीन सूरज गिर्द रिवॉल्व करती है। अब क्यों करती है? सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ज़मीन को सेंट्रीपेटल फोर्स वो मुहैया होती है। उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ज़मीन दूसरे सूरज के गिर्द कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है। तो यहाँ से बात ये समझ में आती है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये क्या करती है? बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। दो एग्जांपल्स हमने इसकी पढ़ी, एक स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग, ये हमने पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कहाँ से आती है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आती है। अब ये फोर्स किसके बराबर होगी? हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आप उसे Fc से जाहिर करें। F किसके लिए भी? फोर्स के लिए। और C किसके लिए? सेंट्रीपिटल के लिए। Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और आप अगर याद करें तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F किसके इक्वल होता है भाई? F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी किसके इक्वल होगी? ma के। सपोज दैट जो ये हमारे पास स्टोन मूव कर रहा है इसका मास m है। अब चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो नॉर्मल केसेस में अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? तो आपने उसका आंसर पढ़ा है जी, उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करे तो ये बॉडी भी चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन चूंकि सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा। और जो इसका एक्सेलरेशन होगा इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और इसे AC से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से लिख लें यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कि ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे m उसका मास, AC मतलब उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आगे बड़ी क्लास में आने वाली है एक डेरिवेशन, कि जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये इक्वल किस चीज़ पे होता है? याद रखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होता है v²/r के। ये आप की पॉइंट एक याद रखेंगे। इसकी डेरिवेशन है, करवाने को मैं भी आपको करवा दूं लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी डेरिवेशन आती है। किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, कैसे ये v²/r के इक्वल आता है, तो ये मैं आपको करवाने को करवा दूं, लेकिन ये हमारे 9th के सिलेबस में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसकी हमें यहाँ पे डेरिवेशन रिक्वायर नहीं है। इसलिए आप सिंपली इसको याद रखें कि AC इज इक्वल टू v²/r। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, क्या इक्वेशन बन जाएगी? सो Fc इक्वल आएगा m वैसे ही आ जाएगा, एक इसके इक्वल आपने लिख लिया जी v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी Fc इज इक्वल टू mv²/r, इसके बराबर आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन Fc इज इक्वल टू mac। m क्या है? m इज द मास ऑफ बॉडी, AC इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसके साथ वो एक सर्कल में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब हमने पढ़ा रही AC किसके इक्वल होता है? v²/r के इक्वल होता है। तो जहाँ पे AC लिखा है वहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, m वैसे ही आ जाएगा। AC किसके इक्वल है? v²/r के, तो हमने वहाँ पे v²/r लिख दिया। अब इक्वेशन शो क्या करती है? ये इक्वेशन बताती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर यहाँ पे ये सर्कल का रेडियस बढ़ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, अगर रेडियस कम हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर रेडियस कम हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी और अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। दूसरी चीज, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगी। अब किस रेशो के साथ ये कम होगी, किस रेशो के साथ ये बढ़ेगी? ये स्क्वायर के साथ बढ़ेगी। किसके हिसाब से? स्क्वायर। मैं इसकी आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। जी, इसमें से किसी चीज़ को मिटा दें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा दें। चलें जी,
देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट उसका मास भी कांस्टेंट है और उसका रेडियस भी कांस्टेंट है, कोई खास वैल्यू लेते हैं। सपोज दैट इस बॉडी का मास हम सपोज कर लेते हैं, मास इसका है 2 किलोग्राम, रेडियस है इसका 2 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी भी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी, क्या होगी? जब हम देखते हैं यहाँ से एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर। एम हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 किलोग्राम, साथ में क्या है जी वी स्केयर, वी आपके पास कितना है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का स्केयर, ओवर आर कितना है हमारे पास 2 मीटर्स। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू 2 का स्केयर लें कितना हो जाएगा 4, मीटर का स्केयर लें मीटर का स्केयर आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा सेकंड का भी स्केयर आ जाएगा, साथ में क्या बचेगा स्टूडेंट्स किलोग्राम बचेगा, और यहाँ पे क्या चीज़ बची हुई है 1 मीटर। ये 1 मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा एफ सी इज इक्वल टू 4, साथ में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप थोड़ा गौर करें, आपने पढ़ा हुआ है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके को लाता है अभी, न्यूटन के। तो सेंटीमीटर फोर्स आएगी जी 4 न्यूटन। कब? जब वेलोसिटी थी इसकी 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही था। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो सेंटीमीटर फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, अब इस पे बात करते हैं। आपको यहाँ समझ आ जाएगी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ने से सेंटीमीटर फोर्स किस तरह से बढ़ेगी। ये एक एमसीक्यू पूछा हुआ है कि अगर वेलोसिटी को इसका 4 टाइम्स कर दिया जाए तो सेंटीमीटर फोर्स क्या रह जाएगी। मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, अब सपोज कर लें उसका मास वैसे ही 2 किलोग्राम है, जिस सर्कल में मूव कर रहा है वो उसका रेडियस भी 2 मीटर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले 2 थी, अब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब हमने बताना है कि सेंटीमीटर फोर्स पे क्या असर पड़ेगा कि मास भी वही है, इसका रेडियस भी वही है, जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस भी सेम है, वेलोसिटी डबल कर दी, वेलोसिटी डबल होगी तो क्या होगा सेंटीमीटर फोर्स का, उस पर क्या असर पड़ेगा देखते हैं जी। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू एम कितना है स्टूडेंट्स 2 किलोग्राम, वी कितना है अब 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और आर कितना है यहाँ पे 2 मीटर्स। तो एफ सी इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लें कितना हो जाएगा 16, साथ में यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम भी है, यहाँ पे क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर बचेगा। ये मीटर के साथ मीटर कैंसिल, तो एफ सी इज इक्वल टू 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर। तो अब सेंटीमीटर फोर्स कितनी आएगी 16 न्यूटन की। तो जाहिर हुआ कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा तो सेंटीमीटर फोर्स पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी 4 गुना बढ़ जाएगी। पहले 4 थी अब 16 होगी। मैंने बताया कि स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज होगी, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ही वेलोसिटी को 2 गुना किया जाएगा इसकी सेंटीमीटर फोर्स 4 गुना हो जाएगी। वेलोसिटी को क्या किया जाए 4 गुना कर दिया जाए तो सोचें सेंटीमीटर फोर्स कहाँ पे होगी। अब आपने सोचना ये है कि वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स कर दी जाए सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी। वेलोसिटी को अगर 8 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो सेंटीमीटर फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। इसको आप कॉपी पेंसिल पे सॉल्व करें, चेक करें आंसर क्या आता है, और ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। इस तरह से आपको सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला भी पुट करने का आइडिया हो जाएगा। और इसी पे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, पेज नंबर आप देखेंगे जी 83, उस पर सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे लास्ट। उसमें आपको बताया जा रहा है भी हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, एक 0.5 किलोग्राम बॉडी को, यानी कि मास हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5। मैं चले साथ में ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट देखें यहाँ पे वो कहते हैं हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। सेंटीमीटर फोर्स आपने मालूम करनी है। अब किसके लिए, टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, एक बॉडी जिसका मास है 0.5 किलोग्राम। तो गिवन डाटा लिखेंगे आप
इसमें स्टूडेंट्स क्या बताया जा रहा है, हमें मैस बताया जा रहा है, इसको आप m से जाहिर करते हो, वो है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, अब वो कहते हैं इसको आपने मूव करवाना है इन अ सर्कल, एक सर्कल में। अब कैसा सर्कल? ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर हो। दूसरी चीज हमें इसका रेडियस बताया जा रहा है, किससे जाहिर करेंगे इसको? r से। कितना है स्टूडेंट्स? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि ये एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें। कैसे जी? 100 पे डिवाइड करने से पहले मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छे से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 100 पे डिवाइड करें, इसको क्या आएगा? इज इक्वल टू 0.5 मीटर आ जाएगा। अच्छा जी, साथ में वो कहते हैं इसको आपने मूव करवाना है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इसको 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करवाना है, यानी कि इसकी स्पीड होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है हमने? लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड हमने करनी है सेंट्रीपेटल फोर्स, नहीं भाई फोर्स, जिसको जाहिर किससे करते हैं? मैं FC से हम जाहिर करते हैं। सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करनी करते हैं। भी इसको सॉल्व किया और लगाया यहाँ पे इसका फार्मूला। अब फार्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने? ये हमने पढ़ा था FC इज इक्वल टू mv²/r। वैल्यूज पुट कर दें भाई, सिंपल सा काम है, मुश्किल इसमें कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे सर जी कैसे न्यूमेरिकल करवाने बैठ गए, हलवा सा तो था। हम इतने जीनियस है कि हम खुद भी कर लेंगे। इन फार्मूला करते नहीं, वैल्यूज पुट क्या बनेगा हमारे पास? FC हलवा ही बनेगा। FC m कितना है यहाँ पे? 0.5 किलोग्राम। V कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 3 मीटर पर सेकेंड। और उसका स्क्वायर R कितना है? 0.5 मीटर। अब 0.5 के साथ 0.5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा जी? FC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे, कितना आएगा? 6, नहीं भाई 9 आएगा। 3 3 आर 9। साथ में क्या आएगा हमारे पास? किलोग्राम। किलोग्राम के साथ क्या बचेगा हमारे पास? ये मीटर का स्क्वायर। उसके बाद किसका स्क्वायर बनेगा? यहाँ पे सेकंड का भी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर होता है। और नीचे क्या बचा है हमारे पास? मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे। 1 मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो इस तरह से आप सेंटीमीटर फोर्स फाइंड कर लेंगे। ये है स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.10, एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल। और मेरे लेक्चर्स में मज़े की बात ये है कि मैंने जो भी आपको टॉपिक समझाया है उसका जो न्यूमेरिकल बनता था मैंने साथ साथ आपको वो सॉल्व करवाया है ना, मज़े की बात जी। अच्छा भी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसका न्यूमेरिकल फाइंड सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा है, मुश्किल इसमें कुछ है ही नहीं। हम सेंटीमीटर फोर्स कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, मैं हमेशा न्यूमेरिकल्स करवाते वक्त साथ में यूनिट सॉल्व करवाता हूँ। आप अगर यूनिट्स आपको मुश्किल लगते हैं तो आप एंड में भी लिख सकते हैं। आप रट्टा मारें, रट्टा किस चीज़ को मारें जी? फोर्स है तो उसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। तो आप एंड पे न्यूटन लिख दें तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नहीं कम होगा, आधा भी कम नहीं होगा, 0.025 भी कम नहीं होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। शर्त यह कि आपने एंड में बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही कॉन्सेप्ट देना है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं तो फिर आप साथ में यूनिट सॉल्व करते रहें। सॉल्व कर लेंगे, ईजी हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो के साथ सेंटीमीटर फोर्स पे ये हमने आज कवर किया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।